हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी प्रवीण जी, क्या हाल है जी? बस बढ़िया, आप बताएं कैसे हो बस अनिल बढ़िया जी। बढ़िया। मैं अपने व्यूअर्स को पहले बता दूं कि बहुत टाइम से इनसे बहुत टाइम से तो नहीं मिला हुआ मैं प्रवीण जी से, बहुत पहले से बात नहीं हुई, पर अभी लेटेस्ट बात हुई है और अभी काफी जल्दी हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई है। और काफी जस्ट क्योंकि इनका भी जो सर्कल है, इनको भी साइकोलॉजी बहुत अच्छी लगती है और ये भी साइकोलॉजी पे बहुत स्टडी करते हैं। एंड इनके जो ये फैक्टर्स पे स्टडी करते हैं वो स्टडी इनकी बहुत अच्छी है। मैंने इनके पे सारंग के साथ इनसे काफी टाइम बात होती रही, 4-5 बारी हमारी फोन पे बात हुई, तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा था कि भाई इनसे आप सबको जरूर एक बारी इनसे इंटरव्यू लेना चाहिए। ये ट्विटर पे मार्केट साइंटिस्ट करके फेमस है। तो अब इन्हीं से ही डायरेक्टली पूछते हैं, सर आप खुद बताओ कि आपकी जर्नी कैसे रही है, आपने स्टार्ट कैसे किया था? उससे लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगी। जरूर जरूर। हाँ जी। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूंगा कि नहीं नहीं जी। आपने इतना बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है और एक की बहुत यूनिक इनिशिएटिव है कि आप अलग अलग जो ट्रेडर्स हैं, अलग अलग जो पर्सनैलिटीज हैं और जो अच्छा काम कर रही हैं हाँ जी। उन्हें हाँ इस जी। प्लेटफॉर्म पर लेके आते हो और विचार शेयर करते हो और उससे बहुत हेल्प होती है, राइट। नहीं, थैंक यू जी, कोई थैंक भी यू। सुन सकता है और जो भी सुने, चाहे हम भी सुनते हैं, हमको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छी ये आपने कम्युनिटी तैयार करी है और आप करते रहिएगा, राइट। और थैंक यू जी, थैंक यू। अपने बारे में बताऊं तो सर, सबसे पहले मैंने 2012 में मार्केट में मैं आया था और मेरा एक दोस्त था, तो ही वाज इन आईसीआईसी सिक्योरिटीज। तो ओके। वो एक्चुअली ब्रोकर था, तो वो करते रहता था, चार्ट्स वगैरह देखते रहता था, ट्रेडिंग करता था। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा यार ये क्या करते रहते हो, मेरे को थोड़ा देख के अच्छा लगता था जब वो शेयर्स वगैरह मूव होते थे और हाँ ये जी। होता, हाँ थोड़ा जी। बहुत नॉलेज था। तो उसी ने इन्फ्लुएंस किया, फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके मार्केट काम करते हैं और ऐसे ऐसे करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा और ऐसे करके पैसा आपका ग्रो करता है। तो वहीं से क्रिएट हुआ, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी चीज है और इसमें अपने को आगे जाना चाहिए और सीखना चाहिए। राइट। लेकिन आपको पता ही है कि सबकी जो जर्नी होती है वो एक्साइटमेंट के स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में लगता है कि आप कहते हैं ना, वो स्टार्टिंग में जब हम आते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि यार राइट। पता राइट। नहीं क्या कुछ कर दें। हाँ जी। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बंदा आता है कि यार तेरे को अच्छा करना है यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं जब दिक्कतें आनी स्टार्ट होती हैं और कुछ ट्रबल आते हैं, तो देन वहां से लर्निंग स्टार्ट होती है। तो अपने साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि स्टार्टिंग में पता नहीं था कुछ कि कैसे स्टार्ट करना है, बस उसने डीमैट अकाउंट खुलवा दिया। तो वो बोला कि यार ये शेयर ले ले, ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, ब्लू चिप ले लो और ये ले लो। बहुत सारी टॉक्स, मतलब क्या होता है कि जब बंदा स्टार्ट करता है ना, हाँ तो जी। बहुत सारी थॉट्स की ना बॉम्बार्डिंग होती है। कोई बिल्कुल बोलता है जी। ये कर लो, कोई बोलता है इंट्राडे कर लो, कोई बोलेगा ये कर लो वो कर लो, समझ नहीं आता है कुछ भी। तो ऐसा ही कुछ हुआ और फिर कुछ भी समझ में नहीं आया। तो फिर मेरे को याद है मेरा पहला शेयर था महिंद्रा एंड महिंद्रा, अच्छा। 925 रुपए में मैंने खरीदा था उस टाइम पे। कितने पे? तो 925 रुपए पे, मेरे को आज भी याद है, पहली ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेरी थी। ठीक है। तो वो मैंने ली और उसके बाद फिर वो वहीं खड़ा रहा, शेयर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहा। तो राइट। बड़ा अच्छा लगता था देख के उसको, राइट। हाँ जी। तो फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि कैसे यहाँ पे लोग आते हैं, काम करते हैं। फिर कहते हैं ना कि इंसान हर चीज करके देखता है, राइट। हाँ तो जी। पता लगा कि इसमें कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग भी होती है, इंट्राडे भी लोग ट्रेड करते हैं। तो माइंड में एक बार तो आया, मैंने कहा यार ये एक दिन में अगर स्टॉक 12 रुपए 10 रुपए या 2% 4% चल जाता है तो एक दिन में कमा ले, है ना। इतनी देर होल्डर की क्या करेंगे। हाँ तो हाँ। वो चीज करके देखी स्टार्टिंग में, लेकिन वो काम नहीं करी। ज्यादा मनी लॉस नहीं हुआ, बस ये था कि दोस्त ने बता दिया कि यार ये चीज सूट नहीं करेगी आपको, आप कुछ और करो, है ना। राइट। और इसके लिए अलग एक्सपर्टाइज चाहिए। तो फिर इंट्राडे तो थोड़ा बहुत करके छोड़ ही दिया। ये भी उसके अच्छा हो गया बाद कि आपको थोड़ी गाइडेंस थी, वरना ज्यादातर तो मैंने देखा पास गाइडेंस नहीं होती और लोग अपने आप ही आ जाते हैं और हाँ, उनको कुछ वो पता नहीं चीज चलता। बिल्कुल सही बोल रहे हो हरनी जी। मेरे को ये चीज रियलाइज हुई 3 साल बाद। मैंने कहा यार वो मेरा दोस्त नहीं होता ना, तो मैं पता नहीं कितना नुकसान कर देता उस टाइम पे, और ये होता है। राइट। तो दोस्त था, तो उसने बता दिया, बोला यार देख मैं तो ट्रेडिंग करवाता हूँ, मुझे पता है ये इंट्राडे सबके बस की बात नहीं, खासकर नए बंदे के पास तो है ही नहीं। राइट। बोला ये मार्केट में टाइम स्पेंड करो 3-4 साल, उसके बाद सोचना अगर आपका एक्सपर्टाइज बोलता है कि करनी चाहिए, इतनी आपकी वो क्रिएट हो जाती है स्किल्स वगैरह या माइंडसेट, तो कर लेना। नहीं तो बोला जो सूट करे वो यहाँ पे करो। तो राइट। फिर 1-2 साल लर्निंग के थे, सब कुछ करके देखा, समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में घुस गए, फिर कई आर्टिकल पढ़े, स्टडीज करी।
तो 1 साल तो स्टार्टिंग का थोड़ा ऐसे गुजर गया, मतलब छोटा मोटा लॉस हुआ, कभी छोटा मोटा हल्का प्रॉफिट हो गया, लॉस ही ज्यादा था, प्रॉफिट तो था ही नहीं। सेकेंड ईयर में ये हुआ कि लॉस भी उतना हुआ और प्रॉफिट भी उतना हुआ। फिर थर्ड ईयर में बैठ के सोचा, मतलब 2000 मेरे को याद है 2014 के एंड में, कि मैंने कहा यार मार्केट इतना सब कुछ चल गया और लोगों ने पैसे भी बनाए होंगे, राइट, क्या ऐसा अपने गलत कर रहे हैं जो कि पैसा नहीं बन पा रहा है, राइट। तो मतलब आपने इंस्टेड ऑफ बुक्स रीड करने की जगह आपने खुद अपनी स्टडी, अपनी ट्रेड्स को रीड किया आपने, जो एक्चुअली मतलब करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो उसमें फिर मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि क्या गलत कर रहा हूँ मैं, या फिर क्या सही हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आने वाले, अभी अपने और भी बात करेंगे उन चीजों में, बड़ी एक्साइटिंग चीज आपको बताऊंगा मैं। अच्छा। कि कहाँ से मतलब मेरी लाइफ चेंज हुई। तो सबसे पहले मैंने सेल्फ एनालाइज जब अपना कुछ करा, तो मेरे को वहां पे पता लगा कि भाई अपने कमी कहाँ है, और ये चीज सबको करनी चाहिए। ओके। तो जैसे मैंने देखा कि यार तेरा पेशेंस का लेवल कितना है, ठीक है, तो मेरे को पता लगा यार पेशेंस है तो ठीक, लेकिन मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता कई बार। कहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता, सब कुछ लिखा मैंने आपको, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, शायद अभी भी नोट्स पड़े होंगे कि इन ऐसे टाइम में पेशेंस कंट्रोल नहीं कर पाता। ओके, राइट। वो आपने उसके बाद और भी चीजें लिखी, हाँ नोट किया कि ऐसे टाइम्स में मैं पेशेंस कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, राइट। और उसके बाद फिर मैंने दूसरी चीज चेक करी कि भाई मेरी एनालिसिस में मेरी कमी कहाँ रहती है, मैं क्या क्या चीज चेक करता हूँ। ठीक है जी, उस टाइम पे तो ज्यादातर मैं फंडामेंटल देखता था, टेक्निकल इतने नहीं देखता था, लेकिन मोटा मोटा देख लेता था। तो फंडामेंटल में कहाँ कमी रह जाती है, कहाँ मतलब कौन सा ऐसा मिसिंग एरिया है जिसकी वजह से हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पा रहा है, या जो डिजायर रिजल्ट है वो नहीं मिल पा रहा है। तो सर उससे काफी ज्यादा इंसाइट्स मिले, उन चीजों को लिखा और ठान लिया कि 6 महीने में इन चीजों को सीखना है। ओके ओके। कम से कम 6 महीने लगाऊंगा और इन पे ज्यादा काम करूंगा। मार्केट में ठीक है ज्यादा काम नहीं करना है, तो मार्केट में मैंने क्या करा, ट्रेडिंग तो इतनी करता नहीं था, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग स्टार्ट रखी और इन पे काम करना शुरू किया। और कुछ केस स्टडीज मैंने स्टार्ट करी, मैं शेयर भी करूंगा कुछ स्टडी आगे अभी। तो होते होते क्या हुआ कि एक कन्विक्शन बिल्ड होने लगी, जो वीकनेस थी ना वो सब सीखा, सारी चीजें टेक्निकल। तो उसके बाद फिर 6 महीने बाद उनको अप्लाई करना शुरू किया। ओके। तो 2015 तक ये लगा लो कि सीखने का और अप्लाई करने का स्टेज था। 2015 में मैंने काफी चीजें अप्लाई करी और देखा कि उनमें से कुछ चीजें काम कर रही हैं। राइट। तो जो चीजें काम कर रही थी ना, कहते हैं ना कि आपको अपना वो आपको वो मिल गया कि ये चीज काम कर रही है और इसमें आप मतलब सोच भी सही रहे और हो भी रहा है, तो उन्हीं पे फिर और ध्यान लगाया। राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक। 2015 के एंड आते आते मेरे को समझ में आया कि भाई तेरा जो सबसे बढ़िया एक्सपर्टाइज है वो है टेक्नो फंडा उसमें, और उसमें मिक्स करो साइकोलॉजी, तो जो कभी से मेरा टॉपिक ऑफ लर्निंग रहा है। मतलब मैं 2008-9 से ही आर्टिकल रीड करता हूँ, कुछ आर्टिकल मैंने खुद के भी लिखे हैं अलग अलग कंसेप्ट पे, फिर लेटर ऑन मार्केट में स्टार्ट किया वो। तो उसके बाद फिर सर मैं 2016 से टेक्नो फंडा ट्रेडर बन गया और इन्वेस्टर बन गया। कि सारा तो नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेडिंग में पूरा पोर्टफोलियो रखना बड़ा चैलेंजिंग टाइम होता है, बड़ा चैलेंजिंग होता है, और बहुत ज्यादा आपको उसको ना निगाह रखना पड़ता है, तो इतना टाइम होता नहीं है एक्चुअली। तो मैं फुल टाइम ट्रेडर भी नहीं और इन्वेस्टर भी नहीं, बट जब भी मैं ट्रेड करता हूँ और इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं एक्टिव जरूर रहता हूँ मार्केट में हमेशा। तो वो चीज काम करनी शुरू हुई और 2016 बोलते हैं ना कैटलिस्ट एक होता है आपकी लाइफ में, तो वो कैटलिस्ट था 2016, जिसमें आई गेस मेरा पोर्टफोलियो 60-70% ग्रो करा। ठीक है उसमें, और फिर समझ में आया कि भाई ये है आपका एक्सपर्टाइज, इसी पे काम करते रहो। उसके बाद से सर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, इसी पे काम करते रहे, नई नई केस स्टडीज पे काम किया। हर साल मैं 1-2 टॉपिक पे रिसर्च किया साइकोलॉजी का हो गया या सेक्टर्स हो गए, सारे धीरे धीरे करते करते 17 में भी टेक्नो फंड अप्लाई किया। ओके। ठीक है, और 17 में भी बहुत अच्छे रिटर्न बना, मतलब 90-95% ग्रो किया ओवरऑल पोर्टफोलियो। 18 में टर्बुलेंट ईयर था, स्टिल इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो तो ज्यादा ग्रो नहीं करा 10-15%, बट ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बहुत अच्छा ग्रो करा, क्योंकि काफी स्विंग मिले थे, आपको याद होगा 2018 में। बहुत अच्छा। 19 थोड़ा चैलेंजिंग था, फर्स्ट टाइम में कोई ग्रो नहीं किया, पोर्टफोलियो डिग्रो करा, ट्रेडिंग वाला भी और इन्वेस्टिंग वाला तो मतलब डिग्रो में था। लेकिन जैसे वो आपको पता है सीतारमन कैंडल वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से काफी पोर्टफोलियो प्लस हो गए। तो इन्वेस्टिंग वाला प्लस हो गया और ट्रेडिंग वाला तो उस टाइम पे तो बहुत अच्छा काम किया, 3-4 महीने बहुत जबरदस्त उसमें हुआ। और 2020 में भी सर अच्छा है, अभी तक इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो भी अच्छा है और ये भी है। तो ये मेरी जर्नी रही है सर, और मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग के 2 से 3 साल काफी चैलेंजिंग रहे, सीखने को मिला। बस एक जैसे आपने बोला एक्स फैक्टर होता है ना, वो यही था
कि आप जैसे मित्र थे और एक मेरा दोस्त था, तो उसने एक दो टाइम पे, मैं खुद मानता हूँ कि आप ये फॉर्चुनेट बोलो कुछ भी बोलो, कि ये गाइड कर दिया भाई यहाँ मत जाओ आप, ना जैसे इंट्राडे मना कर दिया, राइट। नहीं तो मतलब एक बार मैं थोड़ा घुसने लग गया था उसमें, तो उसमें लॉस कम हुआ, अपने को सीखने का ज्यादा मौका मिल गया। तो सीखते सीखते फिर वो आ गया, समझ में आ गया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी एक्सपर्टाइज को पता करो, राइट, कि आपका एक्सपर्टाइज किसमें बन सकता है और उसमें काम करना शुरू करो। और ये जो स्किल्स वाली एक्सरसाइज है सर, ये तो मैं हर किसी को बोलता हूँ, आप जरूर करके देखो। किसी भी स्टेज पे हो ना, आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हो। कोई अच्छा भी काम कर रहा है तब भी आप देखो कि मेरी क्या अच्छी स्किल्स है, उसको और पॉलिश करो, है ना, ताकि उसी में हम आगे बढ़ते रहें, है ना। अपने को फिर और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है दूसरे किसी सेगमेंट में। जैसे हम मतलब स्टॉक्स में देखते हैं कि जो अच्छे चल रहे हैं उनके साथ और उनमें और एडिशन कर लो, और जो बिल्कुल सर, स्टॉप लॉस पे उन पे निकल जाओ। वैसे ही हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करना है। सही बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। राइट। एंड मैंने एक्चुअली, आपको पता होगा, मैंने आपको टैग भी किया था ट्विटर पे। मैंने थोड़े क्वेश्चंस पूछे थे कि भाई हाँ जी, हाँ जिन जी, जो क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो फिर मुझे काफी अच्छे वहाँ पे क्वेश्चंस आए भी थे। तो मैं आपको वो एक एक करके स्टार्ट कर लेता हूँ, आपको पूछना ब्रीफली उनका, जैसे भी आपको ठीक है 2-3 मिनट में उनके आंसर दे देना। बिल्कुल। और ये जो क्वेश्चन है सर, मैं एक बार ये क्वेश्चन सारे हो जाएं, उसके बाद लास्ट में मैं अपनी तरफ से कुछ, जैसे अपना आपने बताया भी था, आपका भी इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, 2-3 बातें लास्ट में सर मैं ऐसी शेयर करूंगा जो बड़ी रेयर डिस्कस होती हैं मार्केट साइकोलॉजी को लेकर। तो मैं चाहूंगा कि हर बंदा वो लास्ट की बातें जरूर सुने, राइट, बहुत काम आएंगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप पहले सर आप क्वेश्चन से स्टार्ट करें अपने, जरूर। राइट। एक जो क्वेश्चन जो काफी आता है, वो तो मेन ये था कि भी हाउ टू नो द एग्जिट स्ट्रेटेजी कुछ होती है या कब पता चले, क्योंकि सबका ये होता है कि यार हम प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो उसी अप ट्रेंड में जाई जा रहा है और रुक ही नहीं रहा है। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी, एग्जिट कैसे मैनेज करें, इसका कुछ अगर आप, आई नो ये ऑडियो है तो आप कुछ ऐसे शो नहीं कर पाओगे, पर वैसे ही आप समझा के इसे थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर दो कैसे होगा ये। ठीक है, तो मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता हूँ जो मैं एग्जिट स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको साइकोलॉजी बता देता हूँ एग्जिट की क्या होती है। आपको भी पता है, आपके साथ भी कई बार डिस्कशन होता है इस रिगार्डिंग। देखो, जिस दिन हम किसी भी स्टॉक में एंटर करते हैं, सपोज करो किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आया 100 रुपए पे, और हम उसमें एंटर करके, हमको मतलब किसी भी बंदे, कोई बंदा ये नहीं बता सकता कि वो एग्जिट कहाँ करेगा एग्जैक्ट। परफेक्ट, राइट। मतलब जिस दिन सपोज करो मैंने 100 पे एंटर किया, मैं ये गारंटी के साथ लिख के नहीं दूंगा कि मैं 120 पे एग्जिट करूंगा आने वाले 2 दिन में, 3 दिन में, बिकॉज मेरे को नहीं पता ना कि 120 कब आएगा, राइट, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि ब्रेकआउट जब आता है तो बड़ी फास्ट आता है और बड़ी फास्ट टारगेट अचीव हो जाते हैं, है ना। और कई बार होता है कि ब्रेकआउट आने के बाद रिटेस्ट भी होता है, फिर कंसोलिडेशन और होता है ना। उसके बाद जाके फिर धीरे धीरे टारगेट अचीव होते हैं। तो जब हम एंटर करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम एग्जिट किस दिन करेंगे, है ना। तो इसमें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें कोई टारगेट सेट नहीं करना है, उसमें मिनिमम कर सकते हैं कि भाई ठीक है भाई इसके आसपास मैं एग्जिट करूंगा, बट ऐसे जिद नहीं करनी है कि भाई मैं तो 100 पे आया तो मैं तो 130 पे करूंगा, 125 पे करूंगा, है ना। या हम लोग को ऐसा टैग नहीं करना लेवल पर्टिकुलर, बिकॉज सपोज करो आप 100 पे एंटर करे सर, है ना, आप ट्रेडर हो, कल को आपको लगा कि स्टॉक चल रहा है 110 पे, 108 पे, आपका टारगेट था 120, 130, और सपोज करो कोई बहुत बुरी न्यूज आ जाती है मार्केट में, तो आपका काम तो सबसे पहले प्रॉफिट सिक्योर करना रहेगा ना 8%। राइट। तो आपने वो चीज तो फैक्टरिंग नहीं करी थी, आप तो सोच रहे थे। तो उस टाइम पे अगर आप टारगेट टैग करके रखते हो ना कि भाई मैं तो 125, तो आप क्या करोगे ना, आप बुक नहीं करोगे, फिर आपको लगेगा ठीक है भाई मार्केट की छोटी मोटी करेक्शन होगी, मैं तो 125 तक ही करूंगा। और होता क्या है उसमें, फिर वो स्टॉक फिर 100 आ जाता है, हो सकता है ब्रेकआउट भी फेल हो जाता है कई बार, या खड़ा रहता है वहां पे, है ना। तो उसमें क्या होता है, एग्जिट मैनेज नहीं हो पाता है, राइट। तो एक तो साइकोलॉजी तो ये है। अब मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं, बिकॉज मैं टेक्नो फंडा हूँ, तो मैं फंडामेंटली हर स्टॉक को फंडामेंटली देख के और टेक्निकली देख के फिर लेता हूँ कि भाई इसमें फंडामेंटली कोई लोचा तो नहीं है, इन द सेंस की नियर टर्म में कोई न्यूज तो नहीं आ सकती कि जिसकी वजह से प्राइस वॉलेटाइल हो जाए, है ना, पता लगे अपने करें और वो ऊपर नीचे हो, कोई न्यूज आई गिरा दिया उसे या ऊपर कर दिया, तो उसमें फिर मुश्किल हो जाता है अपने लिए एग्जिट सोचना। या फिर और कोई ओवरहैंग तो नहीं। अब जैसे फार्मा के स्टॉक्स थे 2-3 साल पहले, आपको पता होगा कि यूएसएफडीए की कहानी रहती थी हर जगह कि यहाँ पे लेटर मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो लोग होप में रहते थे, है ना, कि ये न्यूज आ जाएगी, नहीं आएगी तो स्टॉक गिर जाता था। तो ऐसे स्टॉक्स तो लेना नहीं चाहिए जहाँ पे खबर हो, ठीक है। आपने सिंपली अच्छा टेक्नो फंडा स्टॉक ले लिया जहाँ पे कोई खबर अनएक्सपेक्टेड, तो कोई भी खबर आ सकती है मार्केट से रिलेटेड, बट वैसे कोई खबर नहीं है, तो आपकी एग्जिट सिंपल होनी चाहिए।
आपने प्लान बनाया कि भाई ये स्टॉक का मीडियम टर्म चार्ट और डेली चार्ट अच्छा लग रहा है, इट मीन्स वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम दोनों का अगर स्टॉक अच्छा है तो मतलब आने वाले हफ्तों में स्टॉक अच्छा कर सकता है ब्रेकआउट के बाद। तो आप कि ना एक मीडियम टर्म की क्वांटिटी ले लो आधा और आधा ले लो शॉर्ट टर्म में। तो उदाहरण के रूप में 100 रुपए पे आपने स्टॉक लिया कोई भी ब्रेकआउट पे, तो आपने कोई भी लेट से 100,000 क्वांटिटी ले ली, तो आप 2 वीक का 3 वीक का उसे टाइम फ्रेम दे दो। मैं देता हूँ मिनिमम 2 वीक का तो दे शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, कि 14 दिन देके देखो उस ब्रेकआउट को कि कितना काम करता है वो, है ना। उसके बाद रिव्यू कर लो। तो अगर 2 वीक में आपका जैसे लेट से यू आर गेटिंग 7%, 8%, 9% कुछ भी, तो बहुत है सर, राइट। 2 वीक में अगर आपको 7-8% मिल रहा है तो आप एक काम करो 500 क्वांटिटी तो बुक कर लो वहां पे। तो एक चीज हो जाएगी भाई, आपने जो कैपिटल लगाया था उसमें से आधे में आपको 8% तो आ गया, और बाकी जो कैपिटल है उसको 2 वे में आप कर सकते हो। आप या तो उसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर लो, इन द सेंस जब तक वीकली चार्ट अच्छे लग रहे हैं 1 महीना होल्ड कर लो, 2 महीना होल्ड कर लो, हो सकता है आपको 25-30% मिल जाए वहां पे, है ना। और वीकली चार्ट जहां खराब होने लगते हैं तो वो जो आधी क्वांटिटी है वो वहीं एग्जिट कर दो। वो हो सकता है आपको 105 पे करनी पड़े, हो सकता है 114 पे करनी पड़े, 120 पे। तो ऑल इन ऑल क्या होएगा, आपको लॉस नहीं होएगा उस सौदे में, आपको कुछ तो प्रॉफिट होएगा, और आधा प्रॉफिट तो आप पहले बुक कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। और मेरे साथ क्या होता है, जो मैं फंडा अपनाता हूँ तो मैं जनरली बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जिनमें मीडियम टर्म टारगेट पे बुक नहीं करता हूँ, बाकी ज्यादातर स्टॉक्स मैं ऐसे करता हूँ। तो कोई भी स्टॉक हो चाहिए तो उसमें क्या होता है कि मीडियम टर्म में हो सकता है कई बार 15 मिल जाता है, कई बार 18 मिल जाता है, कई बार 25 भी मिल जाता है, वो हमें नहीं पता होता है ना। वो तो स्टॉक में जब चलता जाता है तो ट्रेल करते जाते हैं। तो आधी क्वांटिटी में 7-8%, 6% मिल गया, और आधी क्वांटिटी में आपको 15 मिल गया, एवरेज सर आपको 10%, 12% रिटर्न मिल गया कुछ 1.5-2 महीने में। बहुत है सर मेरा मानना तो, और रिलैक्स वाला रिटर्न है, कोई आपको ऐसा नहीं है कि बार बार उसके लिए एग्जिट निफ्टी या ऐसा कुछ वॉच करना पड़ेगा या करना। तो इस तरीके से अपने एग्जिट को मैनेज कर सकते हैं। राइट, बहुत अच्छा वे है इनफैक्ट एक्चुअली, क्योंकि यही होता है पहले जब हमने ऑलरेडी हाफ बुक कर चुके हैं हम, तो हम नेक्स्ट हाफ को और इजीली और टेंशन फ्री चला लेते हैं। साइकोलॉजी भी आपसे, जैसे आप बोलते हैं ना, साइकोलॉजी भी क्या रहेगी यार, चलो 8% तो आया मेरे को, तो आप रिलैक्स भी रहोगे थोड़ा, आपको ये भी नहीं रहेगा कि भाई ये लॉस में ही जा रही है। राइट। और खुदा ना खास्ता कई बार होता है कि मार्केट में कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ गई और वो स्टॉक आपके कॉस्ट के आसपास आ गया, तो आप आधी क्वांटिटी कॉस्ट पे भी काटोगे, तब भी आप आधी क्वांटिटी में 8% लेके तो बैठे थे, तो भी आपको इतना मतलब दुख नहीं होएगा उसमें कि भैया चलो ठीक है कुछ तो देके गया मेरे को, ये 4% तो देके गया, नाराज तो नहीं किया, ये चीज है। तो इस तरीके से अपनी अपनी एग्जिट को मैनेज कर सकते हैं। आधी एग्जिट शॉर्ट टर्म में कर लो, 5-6%, 7% बेसिस क्या रिस्क रिवॉर्ड आप लेके बैठे हो, और टाइम मिनिमम 2 हफ्ते दो आप हर सौदे को, जो मैं करता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। एंड इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन था कि भाई हाउ टू आइडेंटिफाई सेक्टर रोटेशन, क्योंकि आप सेक्टर्स की काफी बात करते हो आप। हाँ जी। तो सेक्टर्स की जैसे रोटेशंस कुछ होने वाली है, कोई सेक्टर अब इतना थीम में नहीं रह रहा, कोई और अब न्यू सेक्टर आ रहा है वो बुलिश लग रहा है। हाँ जी। तो उसकी आप पहली है उसकी आप कैसे स्टडी कर लेते हो? तो उसके सर 2 तरीके हैं। एक तो जिन सेक्टर्स का इंडेक्स बना है ना, तो वो सबसे बड़ा उसका पहचान है। तो जैसे अभी अगर आप सेक्टर्स की स्टडी करोगे तो बैंक निफ्टी एज एन इंडेक्स सारे बाकी इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है ना। तो अगर आप मार्च के लो से देखोगे तो जितने भी सेक्टर के इंडेक्स हैं सारे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी से तो ज्यादा ऊपर है ना। स्मॉल कैप इंडेक्स तो 50% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 45%, 40% के आसपास है, पर बैंक निफ्टी 16,000 का कुछ का लो है, 16,000 समथिंग का, और अभी 22,000 पे, 22,000 से भी नीचे है इनफैक्ट, तो 30% ही ऊपर है। इट मीन्स ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी, और आने वाले टाइम पे भी करेगा, राइट। और इसका हिंट अप्रैल में मिल गया था। तो एक तो इस तरीके से देख सकते हो, सेक्टोरियल इंडेक्स की आप परफॉर्मेंस चेक करो, उनके टेक्निकल्स भी होते हैं, आपको मिल जाएगा। तो उनके टेक्निकल्स चेक कर लो कि वो 200 यहाँ पे तो सपोर्ट ले रहे हैं, 200 EMA के नीचे हैं। तो कोई सेक्टोरियल इंडेक्स अगर अपनी वीकली 200 EMA को या 50 EMA को छू रहा है, इट मीन्स वो सेक्टर वीक है, या तो डिमांड जोन पे है या वीक होने वाला है, और भी तोड़ रहा है तो मतलब वीक हो जाएगा। तो एक तो वो देखना पड़ेगा, वो एक पहला हिंट होएगा टेक्निकली आपके लिए। सेकंड, आपने क्या करना है, उस सेक्टर का ना मतलब एक मैक्रो व्यू देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा भाई सेक्टर में हो क्या रहा है, क्यों मतलब वो जो इंडेक्स है वो वीकली टाइम फ्रेम पे 50 EMA छू रहा है, या 200 के आसपास जैसे ऑटो ने तोड़ दिया था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये अपने लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेजेस हैं वीकली चार्ट्स पे या मंथली चार्ट्स पे, उनको क्यों छू रहे हैं, क्या रीजन है उनका। मार्केट में करेक्शन है ठीक है, लेकिन वीक क्यों है, वो आगे क्या होएगा, है ना, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, डिमांड रहेगी कि नहीं रहेगी उनमें, तो वहीं से हिंट मिल जाएगा आपको।
तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मार्च में सारे सेक्टर ही वीक थे, ठीक है, लेकिन फार्मा इंडेक्स जो था ना वो थोड़ी डाइवर्जेंस दे रहा था आरएसआई में, अगर आप देखोगे 6250 का उसका लो है कुछ, ठीक है। तो वहां पे लगा कि यार ये वो इंडेक्स है कि भाई दवाइयों की जरूरत तो पड़ेगी, तो वहां पे थोड़ा कॉन्टेरियन होना पड़ेगा। क्यों पड़ेगी, तो वो अब मैंने स्टडी किया भाई ठीक है, एपीआई तो चाहिएगा कोरोना की दवाई बनाने के लिए, है ना। कुछ ना कुछ एपीआई तो निकलना पड़ेगा। एक भी कंपनी की न्यूज आ गई तो हो सकता है उसका एक कहता है ना कि पूरा इफेक्ट पड़ जाता है, सारे सेक्टर में मोमेंटम में आ जाता है। तो और वही हुआ, है ना। किसी ने बोला वो रेमडेसिविर आ गई तो बोला वो तो ये 4 कंपनियां बनाती तो सारी चल गई, है ना। ग्लेनमार्क का आया कि उसके साथ टाई अप हो गया तो वो सारी चल गई, है ना। तो ऐसे करके सारा सेक्टर मोमेंटम में अगर इंडेक्स कम से कम वहां से 50% ऊपर चला गया 1-1.5 महीने में, तो अब वहां पे आपको क्या करना चाहिए, वो सेक्टर को आइडेंटिफाई करके अपना पोर्टफोलियो का, हम लोग जैसे मैं क्या करता हूँ कि 20-30% उसी में डाल देता हूँ, वही स्टॉक ले लो 3-4-5 जो बढ़िया लग रहे हैं आपको, है ना। तो वहां पे आपका पैसे बनने का चांस होता है। दूसरा जो तरीका होता है मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है कि लॉन्ग टर्म में ना कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उनका रीजन क्या है ये जानो आप, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेटल, है ना। मेटल हमेशा इकोनॉमी के हिसाब से चलता है, उसकी ना साइकिल्स होती हैं, ठीक है। तो मेटल को आपको प्ले करना है तो आपको पूरी साइकिल्स जाननी पड़ेंगी उसकी, कब इसकी, जैसे ग्लोबल कमोडिटी के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ग्लोबल कमोडिटी वीक हो रही है तो मेटल्स पे क्या फर्क पड़ता है, या जैसे DXY का मैं डालता हूँ तो डॉलर अगर वीक पड़ता है तो इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता है, कमोडिटीज जो होती हैं इंप्रूव करती हैं या राइज करती हैं ना। ये सारे कनेक्शन अगर आप समझ सको तो मेटल्स और सिक्लिकल जितने स्टॉक्स हैं उसमें तो आप सेक्टर चेंज करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, बहुत बढ़िया। इवन मेरे ऐसे कई फ्रेंड हैं जो सिर्फ सिक्लिकल्स में ही काम करके मेटल जैसे सेक्टर्स में वो साइकिल्स प्ले करते हैं, सिर्फ इन्हीं साइकिल्स में मतलब अपनी मनी को 2-3 साल में कम से कम 3-4 गुना कर लेते हैं, और कुछ मतलब और बाकी टाइम पे इतना करते ही नहीं, सिर्फ साइकिल्स प्ले करके। ये तो ऐसे करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दोनों वे में। ओके, परफेक्ट। एंड और साथ में क्वेश्चन एक्चुअली और है, 3-4 और है, मैं ट्राई करूंगा कि हम एक्चुअली ये ज्यादा लंबी ना हो जाए वाली ऑडियो, तो हम इसको 2 पार्ट्स में कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस भी काफी हैं, वो हम सेकंड पार्ट में लेंगे। मुझे मेन इंटरेस्ट हो रहा है जो आप कह रहे थे कि जो अपनी मेन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं बाद में ना, आप वो वाले पॉइंट्स आप डिस्कस कर लो, फिर जो क्वेश्चंस है वो हम सेकंड पार्ट का भी कर लेंगे, सेकंड अपलोड कर देंगे। आप जरूर सर, पॉइंट ऑफ व्यू से जो बताना था ना वो पहले डिस्कस करो, मुझे खुद उसकी एक्साइटमेंट हो रही है। क्या बात है। तो सर मैं ये 3 बात बता रहा हूँ, 3 या 4 टॉपिक। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हर साल कम से कम 2 या 3 केस स्टडी करता हूँ मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर, तो उन्हीं के कुछ पार्ट, उनके कुछ स्निपेट्स मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं जो नए इन्वेस्टर्स अपने फ्रेंड लोग, भाई लोग, मित्र लोग आते हैं मार्केट में, उनके लिए बताना चाहूंगा कि वो लोग कैसे अप्रोच करें। अगर उनको वो चाहते हैं कि मार्केट साइकोलॉजी को बीट करें तो उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो जब हम मार्केट में नए आते हैं तो एक्चुअली क्या हमारी जो स्किल्स होती है ना वो बिल्कुल निल होती हैं। मतलब एक प्रकार से लगा लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक आर्मी में एक फौजी भर्ती होता है ना, तो उसकी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, 9-10 महीने की, उसके बाद ही वो एक सोल्जर बनता है, उससे पहले वो कुछ नहीं है। उस 9 महीने की ट्रेनिंग में उसको सब कुछ सिखाया जाता है, बंदूक चलाना भी और बाकी फाइटिंग स्किल्स भी, सारी चीजें। तो ये सारी चीजें सीख के ही वो एक सोल्जर बनता है 9 महीने में, और उसके बाद ही इसको फिर वो करते हैं। तो सिमिलरली आप अपने आप को बिल्कुल ये समझो कि भाई मेरे को स्किल्स अक्वायर करनी है। यहाँ पे कहते हैं ना कि यहाँ पे आपको मतलब जैसे फौजी को बंदूक चलाना सीखना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको क्या स्किल्स चाहिए, है ना। तो बंदूक चलाने की तो ऑब्वियसली नहीं चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए, तो नंबर 1 जैसे एनालिटिकल स्किल आपकी कितनी तगड़ी है, तो आप ये चेक करो, तो आप एनालाइज कितना कर सकते हो, है ना। फिर टेक्निकल रीड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, है ना। तो सपोज करो नहीं कर सकते तो लिखते जाओ, आप 4-5 चीजें देख लो भी मार्केट में क्या चाहिए। और अच्छी बात, सबसे बढ़िया चीज होती है कि भाई आपको कोई अगर मेंटर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, या कोई दोस्त मिल जाए। मेंटर कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त या आपका कुलीग या कोई भी जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहा है और सक्सेसफुल है या उसे पता है, तो उससे पूछ लो भाई यहाँ पे क्या स्किल चाहिए होती है, और वो लिख लो। एनालिटिकल स्किल लिख ली, टेक्निकल आपको चार्ट देखना आता है वो देख ली। देन फंडामेंटल में आप कितने स्ट्रांग हो, पूरा फंडामेंटल रीड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, है ना। नहीं कर सकते हो तो मिनिमम क्या देखना है, तो वो आप में है देखने की काबिलियत या नहीं है, तो उसको भी लिख लो, है ना। तो ऐसे करके 4-5 स्किल्स जो आपको एक्वायर करनी है मार्केट में आगे बढ़ने के लिए, उसको लिस्ट डाउन करो, लिख लो, और एक फोकस, एक टारगेट बनाओ आप
कि ये 6 महीने में, साल में मेरे को ये स्किल्स में अपने आप को इम्प्रूव करना है ना। और एक और सर एग्जांपल मैं दूंगा, अपने बाइक हो या गाड़ी चलाना सीखते हैं, वो भी एक स्किल है ना। तो अपने को आती नहीं है तो अपने बड़े घबराते हैं, कहीं यार गिर ना जाए बाइक पर से, या गाड़ी कहीं भागना पड़े एकदम से, होता है ना जब नया नया सीखते हैं। तो मैं उस चीज को रिलेट करूंगा। तो जब स्टार्टिंग में जब पकड़ते हैं तो एक बंदा पीछे बैठता है बाइक पे, बोलता है यार थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, ये कर ये कर, तो हमको बताता है एज ए मेंटर या एज ए कोच, है ना। तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो ऐसे मार्केट में, और जैसे ही हम लोग को थोड़ी बहुत आ जाती है, फिर हम उसकी और प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। और मतलब आप सोचो कि स्टार्टिंग में जब हम बाइक चलाना सीखते हैं तो हम ये भी सोचते हैं गियर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, है ना, माइंड में रहता है। लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद इतनी चला चला के हम एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हमको पता नहीं लगता हमने गियर कब लगा दिया, ऑटोमेटिकली लगता है सब कुछ। तो वही मार्केट है। तो ये स्किल्स हमें एक्वायर करनी चाहिए, जो जो चाहिए होती हैं। एनालिटिकल हो गया, आपको क्या तो लिख लो, और लिख के जो चीज स्किल में आप कमजोर हो उसको मजबूत बनाओ। वो आप वाली बात है, आप कई बार बोलते भी हो ट्विटर पे कि जब तक आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ नहीं बनाओगे या इम्प्रूव नहीं करोगे ना, तो वो वीकनेस आपकी सारी स्ट्रेंथ को डिस्ट्रॉय कर देगी। राइट है ना। तो वो चीज है। तो आप अपनी वीकनेस देखो वहां पे कि क्या स्किल्स मेरे में नहीं है, और उन पे काम करो। मेरे ख्याल से आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, कन्विक्शन भी मिलेगी, और आप ज्यादा बेटर तरीके से काम कर सकते हो। तो ये हो गया नए बंदे के लिए। और स्टार्टिंग में आप लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो, अर्निंग पे मत करो, राइट। तो ये इस अप्रोच के थ्रू बंदा स्टार्ट कर सकता है। और एक बंदा साथ जरूर रखे जो उसे बताए, एज ए मेंटर, एज ए कोच, एज ए दोस्त, है ना। कोई भी हो सकता है किसी को। और स्टार्टिंग के फेज में सारे जितने भी अपने व्यूअर्स हैं, मैं बोलना चाहूंगा, आप किसी ना किसी कम्युनिटी का पार्ट जरूर हो। उस कम्युनिटी का पार्ट रहना जिसमें लोग कम हो और सक्सेसफुल लोग हो, वही आपको राइट गाइड कर पाएंगे। ज्यादा कम्युनिटी का पार्ट भी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि यार वो सही बोल रहा है या वो सही बोल रहा है ना। तो वो चीज है। दूसरा सर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक तो ये हो गया कि अप्रोच कैसे कर सकते हैं नए लोग, राइट, मार्केट साइकोलॉजी को। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, जितने भी नए लोग आते हैं, जैसा अब मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस भी किया है, कि मार्केट एक ना नशा है सर। मार्केट, मैं तो मार्केट को एक नशे के रूप में देखता हूँ। वो कहते हैं ना कि शराब का नशा या बाकी नशे जो होते हैं हो सकता है वो छूट जाए। मार्केट का नशा इतना बुरा नशा है कि जल्दी से सर छूटता नहीं है। एक बार बंदे को लग गया ना, बंदा आ गया, तो सर आपको एटलीस्ट मतलब जाने नहीं देगा जल्दी से, कुछ ना कुछ करवाएगा आपसे, ठीक है। और नए लोग होते हैं ना, नए लोग, उनको ज्यादा परेशान करता है नशा। मतलब इतना परेशान करता है कि हैंगओवर हो जाता है। मतलब उस हैंगओवर में समझ में नहीं आता है, राइट। सॉरी मैं अगर कोई गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ इसमें, हैंगओवर जो है, यही चीज होती है। हाँ, जैसे शराब है, अगर जैसे शराब है, शराब में जब बंदे को हैंगओवर हो जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब वो मेंटली बिल्कुल वो हो जाता है, अनकॉन्शियस टाइप का, या मतलब वो डिसीजन नहीं ले सकता उस टाइम पे। तो वैसे ही जो मार्केट का नशा है ना, खासकर ट्रेडिंग करने का नशा, ये ऐसा हैंगओवर कर देता है स्टार्टिंग में नए बंदों के साथ कि आपको डिसीजन तो लेने नहीं देगा सही। आपके डिसीजन ज्यादातर गलत लेके जाएगा आपको। कि आपको सपोज करो लॉस हो गया, तो कहते हैं ना कि जब हैंगओवर होता है तो गुस्सा ज्यादा आता है, तो लॉस में गुस्सा ज्यादा आएगा, तो आप क्या करोगे, आपकी जो गलत डिसीजन लेने की टेंडेंसी है उसको बढ़ा देगा वो, राइट। तो गुस्से में क्या करोगे आप, बंदा क्या करता है गुस्से में, 2-3-4 चीजों के बारे में सोचता है कि बदला लूंगा भाई मैं पहले, कैसे लॉस हो गया मेरे को, है ना। ये नहीं सोचता भाई क्यों हुआ, वो है कि हो कैसे गया, ये जिद आ जाती है उसमें हैंगओवर में। और दूसरा नुकसान क्या करता है कि मेरे साथ भी हुआ है स्टार्टिंग में, मेरे को ये जब लगा, और अभी भी है नशा, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी कंट्रोल हो गया, राइट। अभी हमको समझ में आ गया भी ये इस नशे से बचना कैसे है और उसको कैसे चलाना है। तो आपके साथ भी बात हुई थी, आपने भी बताया था। कई बार होता है ना कि हम जब नए थे तो सुबह जब 9:15 बजे मार्केट खुलता था ना सर, बड़ा एक्साइटमेंट रहता था, और मतलब वेट करते थे जल्दी से खुले, कुछ सौदा लगाएं, होता था ना ऐसा स्टार्टिंग में। वेट मतलब भाई खुल जाए, वेट नहीं होती थी, बस 9:15 बज जाए किसी तरह बस। और हाँ, तो जैसे निकलते ही नहीं थे वीकेंड, किसी तरह बस पास हो जाते थे बस। हाँ, मतलब ऐसा लगता था सैटरडे संडे चले जाए और 9:15 आए यार हर दिन, है ना। और मतलब इतना एक्साइटमेंट रहता था, तो वो, और मतलब बिना कोई सोचे समझे, मतलब स्ट्रेटेजी भी पूरी बनाई नहीं होती थी, और कूदना होता था बस कि भाई ले लूं बस, स्टॉक भाग ना जाए कहीं, है ना। उस टाइम ये समझ नहीं होती थी कि यार ये स्टॉक यहीं रहने, कहीं नहीं जाने, एक स्टॉक मिस होएगा तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा होएगा तो तीसरा मिल जाएगा, है ना। तो वही बात है सर, ये नशा होता है, ये नशा ही सब चीजें करवाता है। तो आपको इस नशे से बचना चाहिए नए लोगों को। और आई एम श्योर कि आपके अपने जितने मित्र हैं, व्यूअर्स हैं, ये चीज सुन रहे होंगे,
वो रिलेट कर रहे होंगे अपने आप से। सबको होता है सर, सबको हुआ होगा। मैं कहता हूँ बड़े लोग जो हैं, बड़े इन्वेस्टर, उनको भी होता है ये। हाँ, स्टार्टिंग सबकी फेल हाँ होती है। हाँ। और ये नशा उतना ज्यादा बढ़ता है जितने आपके एम्बिशन बड़े होंगे। मतलब आपको अगर है ना कि स्टार्टिंग में जब नए नए आते हैं तो अपना लगता है बड़ी जल्दी पैसा बनाएंगे यहाँ से, तो आप समझ लो कि आपको नशा ज्यादा है, राइट? ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो इसको कंट्रोल करो सर, क्योंकि ये नशा शुरुआत में बहुत गलतियां करवाता है। जितना कंट्रोल करेगा बंदा, जितना रिलैक्स रखेगा अपने आप को, वही अच्छी कम्युनिटी होगी, तो इस नशे से गलत डिसीजन नहीं लेगा, राइट? ये चीज है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा सर इसके अलावा, वो मिस्टेक्स को लेके है, राइट? कि मिस्टेक्स बड़ी होती हैं मार्केट में। एक्चुअली क्या होता है कि सर जब नया नया बंदा आता है ना, तो बंदा मतलब अपने को ना एक्चुअली ये बोलते हैं ना, हजम नहीं होता है मिस्टेक हो कैसे गई, है ना? अब हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी से। कि स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार हो कैसे गई यार, ऐसा ऐसा कैसे गलत हो सकता है। और स्पेसिफिकली कब कि आप नए नए मार्केट में आए और आपने एक दो स्टॉक में पैसा बना लिया, वो दो स्टॉक में आप पैसा बना लोगे ना, आपको लगेगा यार मतलब बाकी स्टॉक्स में बनना चाहिए, इनमें कैसे लॉस हो रहा है ना? ये ऐसा क्यों नहीं चल रहे हैं, राइट? तो मिस्टेक का फिर मैं यही अप्रोच है। आप ये मान के चलो, मार्केट एक ऐसी चीज है सर जहाँ पे आपको हर दिन लड़ना है इमोशंस के साथ। मैं 3-4 इमोशन बताऊंगा, जैसे पेशेंस होगी, ठीक है, पेसिमिज्म हो गया या फ्रस्ट्रेशन हो गया। कभी मार्केट बहुत बार आपको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, राइट? तीसरा हो गया, बहुत बार आपकी कन्विक्शन को हिलाएगा, मतलब चेक करेगा आपके कॉन्फिडेंस को, ठीक है, आपके स्टॉक को नीचे लाके ऊपर लाके या वॉलेटाइल करके कि भैया आपकी। तो आपको मार्केट में लगा लो, अगर आप ट्रेडर हो एक्टिव, तो आपको तो डेली लड़ना है वो ये इमोशनों से। अगर थोड़ा मतलब ट्रेडिंग पोजिशनल करते हो तो हर हफ्ते लड़ना है, क्योंकि हर हफ्ते कुछ ना कुछ न्यूज मार्केट की या स्टॉक की, पता नहीं सेक्टर की, कुछ ना कुछ तो आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, है ना? तो जब भी नेगेटिव आएगा तो आपको लड़ना पड़ेगा। तो एज ए बड़ी डिसीजन लेना पड़ेगा कि लेना है कि नहीं लेना, एग्जिट करना है नहीं करना। हाँ, उतने डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं। हाँ, तो मतलब कंफर्ट नहीं जाएगा। मतलब आपका जो जर्नी रहेगी ना, आपकी 20 साल मार्केट में रहो, 30 साल, कभी ऐसा कंफर्ट नहीं रहेगा कि आपको तो कोई दिक्कत ही ना आए। और मतलब आपको ये एक्सेप्ट ही कर लो कि मेरे को तो हर हफ्ते ना ये इमोशनों से लड़ना है। मतलब आदत बना लो अपनी, एक आर्मर कहते हैं ना, कवच पहन लो अपना, है ना? कि भाई ठीक है, ये आएंगी तो मैं ये सोचूंगा, है ना? ये चीज है। और मिस्टेक्स हर साल होंगी आपसे, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने केस स्टडी करी है इस पे कई सक्सेसफुल लोगों की। बस ये है, जो बंदा मिस्टेक कम कर लेता है ना, मतलब अपनी मिस्टेक्स को कम कर लेता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। जो मिस्टेक्स को कम नहीं करता, ज्यादा मिस्टेक कमिट करता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मिस्टेक फिर उलझाती रहती है उसको। राइट। हाँ, और मिस्टेक का सर, जैसे अपने एक बार डिस्कस भी किया था। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई स्टॉक लिया और सपोज करो गलत पड़ गया, होता है ना, हमारे सौदे कई गलत पड़ जाते हैं, तो वहां पे एग्जिट करना होता है। तो वो आपकी मिस्टेक आपको पता लग गया, पता लगने के बाद भी आप एग्जिट नहीं करोगे, तो वो सेकंड मिस्टेक है आपकी। उसके बाद आपको और कंफर्म हो गया, उस स्टॉक ने और जो लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस है वो भी तोड़ दी, वो तब भी आप नहीं एग्जिट कर रहे हो, तो आपकी तीसरी मिस्टेक है। मतलब आप मिस्टेक पे मिस्टेक करी जा रहे हो। तो जैसे मैं रेट करूं, तो कोई सौदा अगर आपका गलत पड़ गया, है ना, तो वो मिस्टेक हो गया, आपको पता लग गया, तो वहां पे आप सस्ते में छूट सकते हो। आप एक जुर्माना पे करना पड़ेगा, जो कि कुछ लॉस होएगा, 10%, 5% जो भी है ना, वो एक जुर्माना होएगा, वो आप पे कर दोगे, छूट जाओगे इस मिस्टेक से। लेकिन वो नहीं पे करोगे, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ ना, कि फिर आपको उम्र कैद काटनी पड़ेगी उसमें। उम्र कैद यानी मतलब हो सकता है वो मेन एवरेजेस को तोड़ता जाएगा और वो फिर आपको होल्ड ही करना पड़ेगा। आपको लगेगा यार 80% कैपिटल तो गया है उसमें, अब 20% का और रिस्क ले लेता हूँ, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो पड़ा रहेगा। ये मेंटेलिटी हो जाती है अपने एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे सुजलॉन में देखो आप, ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो 10 साल से होल्ड कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स हुई हैं, तो वो उम्र कैद काट रहे हैं उसमें। तो जितनी जल्दी अपनी मिस्टेक को एडमिट कर लो और उसको इम्प्रूव करो, जितनी जल्दी उससे एग्जिट कर लो। हाँ, चालान भर दो उसका, अपना जो लॉस का है वो चालान भर दो, चालान तो देना पड़ेगा। पॉइंट आपका स्टॉप लॉस का, जैसे चालान एक फाइन है, वो अपने भर दिया और बात खत्म। राइट, न्यू ट्रेड राइट। उसी पे ही होप करते रहे सारा टाइम की वही ठीक निकले हमारी ट्रेड। हाँ, अब वो जैसे वो पंजाबी वाली बात है सर, आप पंजाबी हो, कहते हैं ना कि अपने लाइटें क्रॉस कर दी और पुलिस वाले ने देख लिया, पता भी लग गया, वो हाथ भी दे रहा है, वो पहली मिस्टेक है। तो वहां पे आपको 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए जो भी फाइन है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन आप भागने की कोशिश कर रहे हो, आप सेकंड मिस्टेक कर रहे हो। क्या बोलते हो? राइट। आप भाग जाओगे तो फिर 2 धाराएं और लगाएगा, पकड़े जाओगे, फिर बोलेगा भाई लाइट भी कर दी, भाग भी गया और ये भी करा वो भी करा, तो आप हो सकता है गाड़ी सीज कर दे, 5-6 हजार में छूटो आप।
है ना। और ज्यादा कुछ करोगे, उसके साथ पंगे लेोगे तो और नहीं छोड़ेगा, फिर वो सीधी करके बढ़ जाएगा, बोलेगा आरसी ले जाओ भाई, कहाँ से ले जानी है। तो ऐसे अपने मतलब अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, है ना, कि अपने मिस्टेक को सुधारेंगे नहीं तो वो फिर आपको और मिस्टेक ही आगे लेके जाएगी, मतलब अच्छा तो नहीं करेगी, बुरा ही करेगी वो, फिर ये चीज है। जितनी जल्दी गलती अपनी सुधार लो, जितनी जल्दी उतना सही है। हाँ वही है भाई, स्टॉप लॉस ठीक है लेना है, लेके छोड़ के चालान भर के पे दूसरे ट्रेड पे फोकस करो। ठीक है, जो हुआ वो गलत, वो एक ठीक है हमारा चालान था, हम उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। होता है ना, एक बार चालान कट गया अपना तो अपन बोलेंगे यार आपसे लाइट क्रॉस नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाएगी, है ना, टाइम पे निकलूंगा, ये चीज है। तो फिर वो अपने वैसे फोकस कर सकते हैं, ये चीज है। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये आई गेस अब ऑलरेडी 35-36 मिनट्स की हो गई है, तो फिर हम जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट उसके अंदर जो बाकी क्वेश्चन थे वो ले लेंगे। एक्चुअली बड़ा अच्छा लग रहा है, बात करके मजा बड़ा आ रहा है। बस ये है कि ज्यादा लेंथी हो जाए तो कोई फिर उतनी अटेंशन स्पैन आजकल है नहीं किसी की, तो फिर सपोज चलो हम अब 2-3 पार्ट्स में कर लेंगे, वो ज्यादा ठीक रहेगा फिर। हाँ, और अटेंशन से सर मैं आपको एक बात बताऊं, उसैन बोल्ट को सब लोग जानते हैं, राइट, दुनिया का सबसे तेज रनर और ये वो। तो उसैन बोल्ट ने 100 मीटर करने में कुछ 8 पॉइंट कुछ माइक्रो सेकंड लगाए होंगे, राइट। लेकिन वो चीज को करने के लिए उसने कितने सालों की मेहनत करी होगी, राइट, है ना। तो सिमिलरली अगर हमको आगे बढ़ना है, ठीक है, तो ठीक है यूट्यूब पे जितना मतलब ये आप जैसे बता रहे हो कि 40 मिनट बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे ही 40 मिनट कर करके हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो बहुत घंटों की हमारी लर्निंग होती है ना सर, ठीक है, यही हमारी सक्सेस का कारण बनेगी, राइट। कम समय में ज्यादा नहीं सीख सकते हैं, राइट। माने अगर आप सोचो कि मैं अगर एक किलो संतरा से मैं अगर 10 लीटर जूस निकाल लूं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्या बोलते हो? राइट, बिल्कुल ठीक है, राइट। आपको 10 लीटर के लिए मतलब 10 किलो कम से कम संतरा लेनी पड़ेगी। तो वही चीज है सर, लर्निंग जितनी ज्यादा सीखनी है तो उतना टाइम आपको लगाना पड़ेगा, कि वो 40 मिनट हो कि 400 घंटे हो, राइट। आपको हरनीत जी बताओ, कोई भी जैसे आपको मेरे को कोई बोलेगा भाई तेरे को तू फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेगा अगर तू 1000 घंटे लर्निंग में लगाएगा कंटिन्यूसली, और डेली तेरे को 3 घंटे लगाने हैं। सर मैं आज ही लगाने के लिए तैयार हूँ, क्या बोलते हो आप? हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे। 1000 घंटे लगाने हैं, डेली 3 घंटे, मतलब मोटा मोटा 6 महीने में पूरे हो जाएंगे। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम आपको हासिल हो जाएगा। तो हम तो लगाएंगे सर, है ना। तो वही चीज है, जितना सीखोगे उतना, जितना टाइम लगाओगे उतना ज्यादा सीखोगे। और अगले डिस्कशन में सर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ केस स्टडीज के टॉपिक और लेके आऊं, बड़े एक्साइटिंग टॉपिक हैं, है ना। अभी तो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे, फिर आपके जो अपनी तरफ से जो एनालॉजी आएगी वो भी कर लेंगे साथ साथ फिर। बिल्कुल, हमारे पास ज्यादा टाइम रहेगा उसमें, और इंट्रोडक्शन का पार्ट जो था उस वाला टाइम भी रहेगा। तो 3-4 उसमें हम लोग ऐसी मैं पॉइंट लेकर आऊंगा जिससे आपको ट्रेडिंग और इसकी स्ट्रेटेजीज में भी हेल्प मिलेगी, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भी कैसे होल्ड किया जाए स्टॉक्स पे। मतलब आपकी कन्विक्शन को हिला नहीं पाएगा, मैं ऐसे पॉइंट बता दूंगा कुछ साइकोलॉजी के 3-4, ये चीज है। तो बहुत अच्छा हो जाएगा सबके लिए, रियली। हाँ ये चीज है। ठीक है जी। बाकी फिर आपको एक बार फिर बोलूंगा कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जितने भी व्यूअर्स मैं आपको बोलूंगा कि वो मतलब ऐसे कंटेंट को मिस ना करें, राइट, और देखते रहें, ठीक है। ये जितने भी हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं छोटा मोटा, हर दिन 1 घंटा 1.5 घंटा लर्निंग में, काम आएगा बहुत, कहीं ना कहीं ये चीजें कहीं जरूर काम आएगा, ये चीजें। राइट, परफेक्ट। चलो फिर सेकंड पार्ट के लिए आपको दोबारा फिर मैं डिस्टर्ब करूंगा तब तक हम नहीं सर, माय प्लेजर। आप बिल्कुल जी आए नो, जैसे पंजाबी में बोलते हैं। और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है सर, ये तो डिस्कशन है, तो जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं पूरा कोशिश करूंगा जो मैं कर सकूं। बाकी सर इसके अलावा आप भी ट्विटर पे हो, मैं भी हूँ, जो अच्छा हो सके हम डालते रहेंगे करके, वो भी हेल्प करेगा। परफेक्ट। ओके, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू। लास्ट में मैं आपके और आपके व्यूअर्स को बिल्कुल ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। जो भी वो लोग सीख रहे हैं अच्छा करते रहें, एंड आई विश कि आने वाला टाइम आपके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए बिल्कुल आपको अनस्टॉपेबल सक्सेस मिले और अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिले मार्केट में, राइट। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। हाँ, ओके, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय। ओके।